तो समकालीन जनमत के पेज पे आप दोस्तों का स्वागत है। हमारे बीच आज 4 महत्वपूर्ण रंगकर्मी और लोक नाट्य संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। कोरोना काल में हम लोग जबकि नाटक जैसी विधा अपनी सारी संभावनाओं को फिर से खोजने और लोगों के बीच जाने के लिए प्रयत्नशील है, तब एक स्थिति ऐसी है कि जिसमें हम लोग ये विचार कर सकते हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा असामाजिक समय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक माध्यम नाटक, लोक कलाएं, इनका जो है क्या भविष्य होगा। बनारस से हमारे साथ व्योमेश जी, लोकरंग संस्था के संचालक और वरिष्ठ कथाकार सुभाष चंद्र कुशवाहा जी, नाट्यकर्मी और लंबे समय से जश्न आंदोलन से जुड़े हुए साथी राजेश कुमार जी हैं। थोड़ी देर में जहूर भाई भी हम लोगों के साथ होंगे। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए मैं सबसे पहले व्योमेश जी से बात शुरू करना चाहूंगा कि आज एक आप रूपवाणी संस्था और एक नाट्यकर्मी के रूप में थिएटर और ओवरऑल परफॉर्मिंग आर्ट पे आप किस तरीके का संकट महसूस करते हैं? शुक्रिया प्रेम शंकर जी। मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि राजेश कुमार जी और सुभाष चंद्र कुशवाहा जी के साथ इस बातचीत में शामिल हूँ। सबसे पहला संकट पैसे का है। रंगमंडल चलेगा कैसे? शौकिया रंगमंच फिर भी आवेग, जुनून, अभियानात्मकता की शक्ति से लंबे समय से चलता आया है और आगे भी चलेगा। लेकिन जिसका चूल्हा थिएटर की शक्ति से जलता है, वो कैसे थिएटर की दुनिया में सरवाइव करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। एक मिनट हम लोग रुकते हैं, शायद इको की समस्या अभी जो है खत्म नहीं हुई है, लगातार स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा, तो ये कर सकते हैं हम लोग कि अपना अपना माइक हम सब लोग बंद रखें और जो साथी बोल रहे हों उनकी आवाज ताकि लोगों तक ठीक से पहुंचे। राजेश जी आप भी म्यूट कर लीजिए और फिर जब बोलना हो। हाँ जी व्योमेश जी। सबसे बड़ा संकट प्रेम भाई ये है कि पैसा नहीं है। रूपवाणी यानी मेरी संस्था जिस सिद्धांत पर चल रही थी कि परफॉर्मेंस की फीस से जो पैसा हमको मिलता था, हम उसको नाटकों के प्रोडक्शन में खर्च करते थे और कलाकारों के भरण पोषण में। बाकायदा एक रजिस्टर हमने तैयार किया था और इस हद तक आ गए थे पिछले 8 वर्षों में काम करते हुए कि अपने कलाकारों को एक न्यूनतम सम्मानजनक राशि महीने के हिसाब से दे सके। उस पूरे प्रोजेक्ट का इन 4 महीनों में क्या हल हुआ है आप जानते ही हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक बहुत बदनाम स्कीम है सैलरी ग्रांट की, जो लगातार चर्चा में, बहस में, दरअसल विवादों में रही है। देश भर के रंग समूहों को सैलरी ग्रांट स्कीम के अंतर्गत पैसा दिया जाता है। वो पैसा कायदे से नहीं बटा, किन्हीं निर्देशकों ने, निर्माताओं ने, संस्था संचालकों ने उस पैसे को इधर का उधर किया। जो उसका वाजिब हक था उस पैसे पर जिस आदमी का, उस तक वो नहीं पहुंचा।
इस तरह की बातें होती रही हैं और इस बातों ने चेक एंड बैलेंस का काम किया है एक लंबी अवधि तक। लेकिन अब ये हाल है कि भारत सरकार बहुत सारी औपचारिकताओं के बाद जिन संस्थाओं को उस ग्रांट के लायक मानती है, अपनी स्क्रीनिंग के जो भी उसके मेयार हैं उन पर, उन तक भी वो पैसा 3-4 वित्तीय वर्षों तक नहीं पहुंचता। वो बहुत छोटी सी राशि है। हमारे मूर्धन्य रंग कर्मियों के लिए, मतलब रतन थियाम के कोरस रिपर्टरी थिएटर के साथ उस राशि की बात करके आप मन ही मन हंस सकते हैं। वो राशि इतनी कम है, लेकिन वो पैसा इतनी देर में मिलता है, कई बार उसके लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं निजी तौर पर बहुत हतप्रभ नहीं हूं ऐसी स्थिति से, लेकिन मैं अपने रंगकर्मी दोस्तों को देखता हूं जिनके लिए एकमात्र अवलंब वही राशि है। वो बहुत परेशान होते हैं। बाकी सब बातें बाद की हैं। इस समय तो अनलॉक, जैसे जैसे अनलॉक के चरण आ रहे हैं, वैसे वैसे रंग मंडलों के सामने मैं राजेश सर को, सुभाष जी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि मैं विशेष रूप से नागर रंगमंच की बात कर रहा हूं। तो शहरी थिएटर के सामने जल्दी से जल्दी पूर्वाभ्यास शुरू करने का चैलेंज है। तो वो पूर्वाभ्यास भी तो अपने आप में एक आर्थिक क्रिया है। आप अगर मिसाल के लिए 3 घंटे पूर्वाभ्यास करते हैं, तो जिस जगह पर पूर्वाभ्यास करते हैं उसका किराया, कोई व्यक्ति पूर्वाभ्यास में आता है तो चाय पान नाश्ते में जो खर्च होता है वो कॉस्ट, लड़कियां आती हैं शहरों में काम करने के लिए, उनको आने जाने का व्यय आपको देना चाहिए, देना पड़ता है, वो राशि, महीने में दिया जाने वाला पैसा तो बाद में आएगा। तो कुल मिला जुला के अस्तित्व का बहुत बड़ा संकट इस दौर में थिएटर के सामने खड़ा हो गया है। और अगर इस संकट के अपवाद हम लोगों की बातचीत में निकल के सामने आते हैं, तो वही पुराना सिद्धांत याद कर लीजिए कि अपवादों से नियम पुष्ट ही होता है। इतना ही कहना था प्रेम भाई। प्रेम भाई, माइक में आवाज नहीं आ रही है। सुभाष हाँ। सुभाष जी, इस जी। बार लोकरंग नहीं हो पाया। जी, पिछले कई वर्षों से लगातार मैंने एक महत्वपूर्ण काम जो हो रहा था आंचलिक क्षेत्रों में, जिस बहाने से आप बहुत सारे लोक कर्मियों, लोक कलाकारों को इकट्ठा करते थे, और मुझे जहां तक ध्यान है कि बहुत सारी सांस्थानिक जो है मदद आप नहीं, लोगों के सहयोग और उससे ही करते थे। तो क्या इस संकट को सिर्फ ये माना जाए कि जो बीमारी के कारण एक स्थिति पैदा हुई है उसके कारण पोस्टपोन करना पड़ा, या लोकरंग को आगे भी किसी और रूप में खड़ा करने की आपकी योजना है? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, लोक रंग को हम जिस रूप में हम चला रहे थे जन सहयोग से, गांव के लोगों से, वो आगे भी चलेगा, ऐसा नहीं है, परिस्थितियों पर निर्भर कर रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो ये संकट खड़ा हुआ है लोक कलाओं के साथ, दरअसल वो ब्योमोज जी जो बात कह रहे थे वो बात तो है, वो बात सभी लोक कलाकारों के साथ भी है और रंगकर्मियों के साथ है। लेकिन सबसे बड़ा संकट है कि जो स्पेस है कला का, अभिव्यक्ति का और लोक कलाओं का या रंगमंच का जो स्पेस है, वो लगातार सिकुड़ रहा है। उसको सीमित कर दिया गया है। और वैसे सीमित समय में, चाहे वो कोरोना का संकट हो या न भी हो, अगर आप उस स्पेस को सिकोड़ देंगे, सीमित कर देंगे, तो जिस तरह लोक रंग हम आयोजित करते हैं जन सहयोग से, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो जो 150 के आसपास लोक कलाकार आते हैं, भाग लेते हैं, वो भी भाग नहीं ले पाए। तो मूल प्रश्न यह है कि लोक कलाओं के लिए, रंग कर्म के लिए आप स्पेस कितना देते हैं, कितना उपलब्ध कराते हैं। और अगर स्पेस में कोई कटौती नहीं होती है, तो संभव है कि तमाम खतरों के बावजूद भी, तमाम आर्थिक परेशानियों के बावजूद भी, हम लोक रंग जैसी संस्थाएं और ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं जो गांव में एक सीमित स्तर से ही एक स्पेस क्रिएट करती हैं कलाकारों के लिए, रंगमंच के लिए, वो बंद नहीं होता।
इस समय कोरोना काल में वो संकट लोकरंग के सामने था कि आपने बंद कर दिया, भाई आयोजन नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात है कि कोरोना में संक्रमण होता है इसलिए आप बंद करना चाहते हैं तो लोकरंग नहीं होगा, लेकिन क्या वास्तव में आपने पूरा का पूरा लॉकडाउन किया? क्या ग्रामीण क्षेत्र में जहां हम लोकरंग करते हैं, क्या इस समय वहां गतिविधियां संचालित नहीं है? या कस्बों में, बाजारों में गतिविधियां बंद है? कुछ भी बंद नहीं हुआ। किया ये जा सकता था इस कोरोना काल में, लोकरंग जैसी संस्थाओं की बात छोड़ दीजिए, जो छोटे छोटे कलाकार जो हमसे जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं या ब्योमोस जी से जुड़े हैं, हमारे पास बहुत सशक्त माध्यम था दूरदर्शन का, हर जगह है, छोटे छोटे शहरों में भी है, इलाहाबाद में भी है, गोरखपुर में भी है, जो बेकार पड़ा रहता है, पूरे हफ्ते में वो 4 घंटे का भी कार्यक्रम नहीं दे पाता है, लेकिन उसके खर्चे बराबर आते हैं, लाखों के खर्चे हफ्ते के होते हैं। अगर एक स्पेस की जो बात कर रहा हूं, अगर स्पेस क्रिएट किया गया होता और प्रतिदिन उन मंचों से, उस दूरदर्शन के माध्यम से लोक कलाकारों को, रंग कर्मियों को एक स्पेस क्रिएट कर दिया गया होता, एक चैनल इसी पर चलता कोरोना काल में, और व्यापक जनता के बीच में उन कलाकारों को हम स्पेस देते तो उनको आर्थिक मदद भी हो जाती, उन कलाकारों को, उन रंगकर्मियों को, और कला के सामने जो संकट खड़ा है वो भी संकट नहीं खड़ा हुआ होता। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमने कलाओं के बारे में या पूरे के पूरे रचनात्मक जो विधा है उसके सामने कोरोना के बहाने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, और उसमें एक आर्थिक संकट भी है, जो आप बता रहे थे, ब्योमोस जी बता रहे थे, वो संकट भी है, क्योंकि उसके बगैर हमारे कलाकार सरवाइव नहीं करेंगे। और सबसे बड़े तो उन कलाकारों के भी तो सोचिए जो मांगकर, भीख मांगकर गाते हुए कला का प्रदर्शन करते हैं। एक तारा बजाते हुए एक आदमी जो गाता है और मांग कर अपना पेट भरता है, आज तो मांग भी नहीं पा रहा है, कोरोना के बहाने उसको भगा दिया जा रहा है, तो उसका जीवन कैसे चलेगा? उसके पास तो कुछ है नहीं, ना जमीन है, न कोई दुकान है, न व्यवसाय है, उसके सामने तो एक मरने की स्थिति आ गई। हमारे लोक रंग में जो ये जो क्या कहते हैं, कठपुतली नाच वाले आते थे, बहुरूपिया वाले आते थे, उन्होंने कई बार अपील किया कि हम लोग कैसे सरवाइव करें। तो ये संकट है मित्रों, इसके बावजूद भी लोक रंग के लिए हम लोग सोचेंगे कि आने वाले दिनों में इसको कैसे चलाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि 2021 भी संकट से अभी खाली नहीं जाएगा, जो स्थिति दिख रही है। लेकिन अगर स्पेस मिला तो हम उस सारे जो मापदंड हैं उसको पालन करते हुए भी लोक रंग को हम जिंदा रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, इसको चलाएंगे। बस मुझे इस संबंध में इतना ही कहना था। राजेश भाई, एक बात आई है सुभाष की बातचीत से कि जितना बड़ा संकट था उससे ज्यादा जो है, और एक तरीके से कहा जाए तो जो निरंतरता में कलाओं को लेकर के उपेक्षा की भावना सरकारों और तमाम जो है सत्ता प्रतिष्ठानों की रही है, वही कहीं न कहीं निर्णायक भूमिका में है। इस समय भी एक प्रतिबद्ध रंगकर्मी के रूप में रंग और कलाओं के सामने आए इस संकट को आप किस रूप में देखते हैं? थोड़ा विस्तार से आपसे उम्मीद है आप बात रखेंगे। कि जो जिस तरह की बात अभी आई है, ब्योमोस जी ने भी जो अनुदान और ग्रांट को लेकर सवाल उठाए हैं और एक बहुत गहरी चिंता प्रकट की है, क्योंकि ग्रांट जो है, ग्रांट के अभाव में बहुत सारे जो रेपेटरीज हैं उनको चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा लोगों का कोई उपकार नहीं करती है, ग्रांट की राशि भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो केवल एक बहुत हास्यास्पद ही कहिए, जिस तरह ग्रांट देते हैं 6-6 हजार या 10,000 डायरेक्टर का, और किसी संस्था का आप देखिएगा 4 लोगों की रिपेट्री है तो किसी 6 लोगों की रिपेट्री है। तो ये जो ग्रांट की जो सरकार की जो एक तरह से नीति है, और उससे अभी पूरा प्रभाव पड़ा है जो रिपेट्री हमारे देश में है, लेकिन वो बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की नहीं है। अभी जो मुझे ऐसा लगता है कि सुभाष जी ने भी जो लोक कलाओं का भी सवाल उठाया, और देखिए लोक रंग भी कार्यक्रम जो हर साल होता था वो बंद हो गया, इस साल स्थगित कर दिया गया कोरोना के समय में।
तो मुझे लगता है कि कोरोना अभी का जो संकट है वो संकट क्या केवल कोरोना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोरोना दिख रहा है, लेकिन कोरोना के आड़ में जो है बहुत सारे काम हो रहे हैं सब जो है। हमारे देश में अभी देखिए महामारी, अगर हम थिएटर तो अभी सरकार की प्रायोरिटी भी नहीं है, माने जो कि हम इसको टैकल करें। मजदूरों के लिए उन्होंने मनरेगा वगैरह एक जो है घोषित रूप से उन्होंने जारी किए हैं, वो भी बहुत हास्यास्पद मनरेगा की राशि वगैरह होगी, लेकिन जो उसकी आड़ में बहुत हमारे देश में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, आप देखिए कि ये स्थिति जो है ग्रांट की जो स्थिति थी, ये अभी कुछ दिनों पहले भी थी, जब हमारे मार्च के पहले कोरोना तो मार्च के बाद में आया है, 22-23 के बाद की कही स्थिति है, लेकिन उसके पहले भी जो हमारे देश में जो हालात थे, वो हालात या जिस तरह का संकट हमारे देश में था, वो कला के लिए कैसी स्थिति दे रहा था, या कला व्यक्ति के लिए क्या वो उपयुक्त एक जमीन तैयार हो रही थी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जनवरी फरवरी ये जो महीना जो था, हमारे पूरे देश में जो है एक सीए घोषित सीए के खिलाफ में जो है नागरिकता के सवाल को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे थे, है ना। तो या उसके पहले बेरोजगारी का सवाल, ये सब पूरे पहले से चला आ रहा है। बेरोजगारी का सवाल, बहुत सारे बैंकों का निजीकरण, बहुत सारे सरकारी जो बहुत सारे जो अच्छी स्थिति में है उनका वो उसका निजीकरण किया जा रहा है, और वो सारे मुद्दे जो बहुत तेजी से आ गए थे, और कहिए कि लोगों के अंदर बहुत ही उबाल गुस्सा भी आ रहा था, एक अलग सा माहौल था। उस माहौल में हम देख रहे हैं कि कोरोना के आते मिलते ही जो है, जहां हमारे देश में आया, एक अजीब तरह का जो है स्थिति आ जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले सुभाष जी बोल भी रहे थे कि अभी चुप रहने का समय, तो ये स्थिति तो आ गई है। आज तो 3 महीने में ऐसा लग रहा है कि हैरू बाबू ऐसे लोग जो अंग्रेजी के बहुत माने हुए प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, और वो क्या कहते हैं दलितों की लड़ाई लड़ने वाले थे, और उनके तरह 12 लोगों को जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है ना, या जिस तरह से जफूरा सागर को बहुत मुश्किल में अभी जमानत मिली है, तो ये सब जो देख रहे हैं सब काम हो रहे हैं, जो भी कार्रवाई हो सकती है वो सब हमारे देश में चल रही है। सत्ता का भी खेल बदला जा रहा है। बहुत से सरकार आप देखेंगे कि इसी में बहुत सी चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार को गिराकर वहां पर सरकार को खरीद फरोख्त के द्वारा नई सरकार बना दी गई है। आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे, हमारे लिए तो बंदिश हो गई कि आप यहाँ 6 फीट की दूरी डिस्टेंस होगी, लेकिन इनके जब भी इस तरह के सत्ता के आयोजन हो रहे थे, उसमें आप देखेंगे कोई इस तरह का क्या कहते हैं डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस की दूरी इस तरह का कोई ऐसा मायने नहीं रखता है, या उनके सारे जो राजनीतिक एजेंडे हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं। केवल जो है चूंकि कलाकार हैं, गांव में रहने वाले कलाकार हैं, शहरों में रहने वाले कलाकार हैं, उनके सामने अगर देखा जाए, जो कला व्यक्ति की सबसे बड़ा माध्यम है, चाहे वो लोक कला हो, चाहे प्रोसिनियम थिएटर शहर में करने वाले, उनके सामने बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारे सरकार के पास कोई नीति भी नहीं है। वो शायद इसलिए भी होगा कि कलाकारों, सरकार की नजर में, सत्ता की नजर में ये बहुत बड़े चुनाव का कारण नहीं है। अभी नहीं लगता है कि ये वोटर्स भी हमारे होंगे। अभी आने वाले दिनों में चुनाव हो रहे हैं, उसको देख कर देखिए पूरा जिस तरह से खेल खेला जा सकता है वो सरकार खेल रही है, लेकिन उसके क्या कहते हैं चिंता का विषय रंगकर्म नहीं है, लोक कलाकार नहीं है, शहरी कलाकार नहीं है, बल्कि उसको तो अपमान करने का जो कह सकते हैं कि जो भी जिस तरह से अपमानित किया जाए। अभी बिहार में एक वहां के जो संस्कृति मंत्री ने कहा कि आप सरकार का प्रचार करिए, एक वीडियो बनाइए, और वीडियो बनाने के बाद आप भेजिए हमारे पास, हमें पसंद आएगा तो 1000 रुपया मैं दूंगा। अर्थात सरकार इनको चाह रही है कि एक तरह से अपना एक तरफ भोंपू बना ले,
प्रचार तंत्र का रास्ता बना ले इनको जो है। और इतने निर्लज ढंग से उन्होंने कलाकारों के सामने ऑफर रखा, जबकि ये चाहते तो इनके पास एक बहुत बड़ा फंड है कोरोना बीमारी महामारी के नाम पर, जिसमें लोक कलाकारों को आर्थिक मदद दी जा सकती है, रेपर्टरी को भी दिया जा सकता है, जो जहाँ रेपर्टरी बहुत सारे लोग हैं। हम इस पे बात नहीं करेंगे कि रेपर्टरी में जो सवाल को व्योमेश जी ने उठाया है कि रेपर्टरी किस तरह से मिलते हैं और मिलने के पीछे किस तरह से जोड़ तोड़ होती है ना, तो उस पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा राशि नहीं दे रहे हैं, तो ज्यादा राशि नहीं दे रहे हैं तो कम से कम फिलहाल उसका कुछ इंस्टॉलमेंट लोगों को देते, तो जो शहरों में काम करने वाले हैं या गांवों में जो काम करने वाले हैं, उनको कम से कम एक जीविका का आधार तो मिलता। अब तो आने वाले दिनों में क्या कहते हैं, जैसे खबरें आ रही हैं दूसरे देशों में मॉल और क्या कहते हैं सिनेमा हॉल खुलने वाले हैं डिस्टेंस के साथ। लेकिन हमारे देश में आप देखिएगा इस पर कोई सोचने वाला भी नहीं है कि इस पे चिंता प्रकट करके सोचा जाए कि कैसे इसको थिएटर को खोला जाए। हमारे सामने कई रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारा बड़े हॉल में नहीं तो बहुत सारे छोटे छोटे ऑडिटोरियम जो हैं, स्टूडियो थिएटर ऐसे लोग हैं, उनको खोला जाए जिसमें 100-50, आप देखिए मॉल में तो लोग जाने ही लगे हैं, दुकान में भी देखिए डिस्टेंस बनाकर लोग खरीद रहे हैं, सामान लाने भी जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, सारे ऑफिस में देखिए डिस्टेंस बरकरार के साथ लोग कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कला से जुड़े हुए जो लोग हैं वो रास्ता अख्तियार करते, या सरकार के द्वारा कोई ऐसा एडवाइजरी जारी की जाती, क्योंकि अभी तो हम कर भी नहीं सकते, अगर कोई करेगा तो उस पर दमनात्मक कार्रवाई होगी। जिस तरह से सरकार आप देखिए कि मास्क न लगाने पर क्या क्या डंडे मार रही है, उनको दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही है, और वही जब सत्ता के लोग ऐसे उदाहरण पेश करते हैं तो वहां कुछ नहीं होता है। या जो उनकी जिम्मेवारी है कि कोरोना में हम कैसे जूझें, कोरोना में हमारी जो तैयारी होनी चाहिए थी, क्या हमने तैयारी की? वो तैयारी नहीं दिखती है। आज पटना देखिए, अब तो दिख रहा है पटना एक एक पूरा बिहार के शहरों की जो स्थिति है उसमें तो देख रहा, सड़कों पर थड़थड़ा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी ना होने के कारण। लोग अपने पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है। ये तो दिल्ली में भी बहुत सारे उदाहरण मिले। तो ये संकट एक बहुत बड़ा संकट है हमारे सामने, और कोरोना के आड़ में, कोरोना को दूर करने के आड़ में, बीमारी से महामारी से टकराने की आड़ में अभी सत्ता का पूरा जो क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेट कर रही है सरकार, या सत्ता का जो नजरिया है वो इसके ओट में जितने विरोध के जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो लोगों को जेल में डालना हो जेल में डालेंगे, आंदोलन करने वालों को श्रम संबंधी देखिए सारे कानून को उन्होंने छीन लिया। तो ऐसी स्थिति में जो है उनके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं थिएटर नाटक। वो तो उनको साफ लग रहा है कि हमारे कितने वोटर्स होंगे। इसलिए बहुत चिंता के विषय है कि हम कैसे सत्ता को आकर्षित करें या उनका ध्यान अपनी तरफ खींचें, या हमारे सवालों को सुने। जो गांव में जो लोक कलाकार हैं आज बिल्कुल मुफलिसी के दौर में गुजर रहे होंगे बेचारे, उनको रोजी रोटी के साथ मुश्किल हो गया होगा। शहरों में लोग बता रहे हैं, बहुत सारे लोग जो अच्छे अच्छे रंगकर्मी हैं, जो बहुत कह सकते हैं ठीक ठाक की स्थिति वाले, वो कह रहे हैं कि मैं लगातार अपने एफडी तोड़वा रहा हूं, एफडी तोड़वा कर मुझे परिवार चलाना पड़ रहा है। तो एक स्थिति तो आ गई है। अब यह है कि इन हालात से जो है कैसे जूझना है और कैसे रास्ता निकालना है। अब व्यक्ति के क्या रास्ते होंगे, मुझे लगता है कि इस पे बात को आगे बढ़ाई जाए तो मुझे लगता है और हमारे साथी फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे। जानिए व्योमेश जी, एक सवाल आ रहा है हम लोगों की ओर कि जो सरकारें हैं, सरकारी स्पेस तो मान लीजिए खत्म हुआ है,
लेकिन क्या वास्तव में समाज में भी जो है कलाओं और अन्य चीजों के लिए स्पेस खत्म होता जा रहा है? और अगर ऐसा है तो इसका क्या कारण है? अगर इस पर कुछ बातचीत आप रख सकें। और राजेश जी ने भी एक प्रश्न उठाया है कि भाई प्रेम संकट भाई, से उबरने के क्या जो है वैकल्पिक योजनाएं हो सकती हैं हम लोगों की? प्रेम भाई, समाज का मन बहुत छोटा हो गया है। मुक्तिबोध के मुहावरे में कहा जाए तो अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त हुआ है, और कोई आत्यंतिक किस्म की तैयारी किसी भी तरह की कला को रिसीव करने की हमारे मध्य वर्ग के पास नहीं है, नहीं रही है। तो ये सब कुछ किसी सुखद अपवाद की तरह घटित होता आ रहा था, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आई, एक असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हुई, तो एक तितर बितर स्थिति हम देख रहे हैं चारों तरफ। हमारे पास ये जो बार बार बात किसी तड़प की तरह उठती है और गिर जाती है कि हम सरकारों के ऊपर या प्रभु वर्ग के ऊपर या समाज के शक्तिशाली समूहों के ऊपर कोई दबाव नहीं बना पाते अपनी मौजूदगी का। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम कौन हैं। रंगकर्मी, कलाकर्मी संख्या में कितने हैं, इसका सही कोई डाटा ही नहीं है हमारे पास। ये विचित्र है भारत के साथ कि कल्चरल मैपिंग जैसी कोई चीज सरकार के स्तर से हुई हो, दिखावे के लिए किसी अनुष्ठान की तरह तो हुई हो, हमारे पास कोई वैकल्पिक डाटा नहीं है कि बनारस जैसे जिले में प्रदर्शनकारी कलाओं से जुड़े हुए संख्या में कुल कितने लोग हैं। उसमें रामलीला के लोग हैं, उसमें रास लीला के लोग हैं, उसमें बिरहा गाने वाले कितने हैं, धोबियाऊ नाचने वाले कितने हैं, नगाड़ा बजाने वाले कितने हैं, तबला बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले, सितार बजाने वाले, गाने वाले कितने हैं, कवि लेखक कितने हैं। इसका कोई डाटा हमारे पास नहीं है। इसकी कोई मतलब इसको नाप सकने का कोई टूल हमारे पास, अंततः कोई मॉरल टूल भी हमारे पास नहीं है शायद। लेकिन ऐसा कहते हुए मुझे एक मशहूर इस्पाहानी लेखक ख्वान रामोन खिमेनेस की एक बात याद आ रही कि हमारी सक्रियताएं तो खास तरह की अंडरग्राउंड एक्टिविटी हो गई, क्योंकि हम संख्या में कितने हैं ये सही सही किसी को पता नहीं है। ख्वान रामोन खिमेनेस ने अपनी एक किताब ऐसे ही लोगों को समर्पित की है, टू द इमेंस माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी तो हैं हम, संख्या में कम न होते तो गिन लिए गए होते, संख्या में ज्यादा होते, अगर प्रेशर ग्रुप होते, अगर किसी को लाभ पहुंचाने लायक हमारी संख्या होती, तो जिसको हमसे लाभ पहुंचता या जिसको हमसे नुकसान होता वो हमको गिन के रखता। हम न किसी का नुकसान कर पा रहे हैं, न किसी को फायदा पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए हम गिनती में नहीं हैं। तो ऐसे ही हम लोगों के लिए ख्वान रामोन खिमेनेस की एक किताब में समर्पण के शब्द हैं, टू द इमेंस माइनॉरिटी, अपार अपरिमित अल्पसंख्यकों के लिए। हम हमारी दरअसल यही शक्ति है कि हम गिनती में सीमित नहीं हैं। मैं दोनों बातें कह रहा हूं, अगर कुछ ज्यादा फ्लाइट हो गई होगी तो तवज्जो मत दीजिएगा, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं उसकी स्पिरिट ये है कि आप देख लीजिए कि वो याद आती है मुझे कविता आलोक धनवा की बार बार, थिएटर किसी इमारत का नाम नहीं है, भीगे वस्त्र सा विकल अभिनय जो है वही है थिएटर। और वो सांप्रदायिक तत्वों को नुक्कड़ तक खदेड़ देने वाला जो साहस है वो है हमारा थिएटर। इनके सो कॉल्ड तथाकथित राम के बरक्स एक जो इन्होंने पाठ तैयार किया है, उसके समानांतर लोक से उठने वाला जो राम है, हमारी महान भारतीय कविता के भीतर से बहुत सारे राम जैसे उठते हैं, वो है हमारे, अगर वो किसी कलात्मक अभिव्यक्ति का हिस्सा बनते हैं तो वो हमारा अभिप्रेत है।
और वैसा करते हुए हम सरकार के या किसी एजेंसी के की मदद के तलबगार भी नहीं हैं। सवाल ये है ना कि जैसे मैं बनारस में काम करते हुए या पूरे देश में घूम घूम कर नाटकों का मंचन करते हुए सोचता रहा हूं कि समय हमेशा ही ऐसा चले कि हमको किसी से पैसा न मांगना पड़े, हमको किसी से संसाधन न मांगना पड़े, इस आत्मसम्मान की रक्षा होती रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी परिस्थितियां इस कदर पेचीदा हो गई हैं कि ये संभव नहीं रहा और हमारे पास कोई कंसोलिडेटेड फंड, कोई संचित निधि होनी चाहिए, कोई एक बड़ा कॉर्पस होना चाहिए जिसकी देख रेख के लिए, जिसकी निगहबानी के लिए कोई एक मंडल होना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से एजेंडे पर लेके इस काम को तत्काल किए जाने की जरूरत है। हर शहर में अगर संभव न हो तो इसको और छोटी यूनिट्स में बांटा जा सकता है। मतलब मेरे ख्याल से जैसे हर प्रदेश में एक संचित निधि बनाई जाए जिसकी देख रेख कुछ बहुत जिम्मेदार और नेक लोग करें, और उस निधि से प्रथमतः तो कलाकार की मदद की जाए और दूसरे नंबर पे आयोजन किए जाएं। जैसा सुभाष सर कह रहे थे, आयोजन के लिए जो बेसिक मनी चाहिए, जो बेसिक संसाधन शक्ति चाहिए, उस निधि से दी जाए और आयोजन शुरू हो, अभिव्यक्तियों का सिलसिला शुरू हो। बाद में जो दिक्कत आएगी, जो बौद्धिक बाल की खाल निकालनी होगी, देखिए करेक्टनेस का जो दायरा है उसको थोड़ा वसी करना होगा, थोड़ा बड़ा करना होगा। उसमें तमाम तरह की शक्तियों की मदद हमको लेनी होगी। गलत लोगों का सुभाष जी एक सुभाष जी आपसे एक बातचीत जाननी थी। जैसे लोक कलाएं तो कभी जो है सत्ता की तरफ से उनको जो है पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलता रहा है, लेकिन लोक की जो असली ताकत है जनता, उसके ताकत के भरोसे कैसे हम जो है इस संकट को भी एड्रेस कर सकते हैं और नए तरीके की रचनाशीलता, गतिशीलता जो है शुरू कर सकते हैं। इस संदर्भ से कुछ बातें हम चाहते हैं कि आए, क्योंकि एक कमेंट भी आया है कि सत्ता पर एक सीमा से ज्यादा निर्भरता जो है वो कला के लिए भी शायद ठीक न होगी। प्रेम शंकर भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और एक सवाल के पहले राम जी भाई ने एक टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी से, और हेमंत जी ने भी एक टिप्पणी की थी। इन तीनों और आपकी बात से मैं अपनी बात थोड़ा रखना चाहूंगा, जहां से मैंने अपनी पहली बार बात खत्म की थी। ये बात बिल्कुल सही है कि समाज में भी लोक कलाओं का स्पेस घटा है, बिल्कुल सही है। उसके कई कारण हैं। एक तो लोक कलाओं की जो उत्पत्ति हुई है उसको अगर हम देखें तो जीवन की जो भौतिक परिस्थितियां रही हैं, उन परिस्थितियों के बीच से कलाएं अपना स्पेस क्रिएट करती हैं और जन्म देती हैं। और दूसरा, उन कलाओं को संरक्षित करने वाली जो स्थानीय स्तर की संस्थाएं थी, वो उन कलाओं को प्रदर्शित करने का स्पेस क्रिएट करती है। ये दोनों चीजें अगर आप खत्म कर देंगे तो समाज में भी लोक कलाओं का स्पेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जो समाज तैयार होगा वो एक तरीके से अमानवीय समाज तैयार होगा। देखिए, कलाएं तो श्रम, जो जितनी भी हमारी लोक कलाएं हैं वो श्रम प्रधान कलाएं हैं, वो एक सामूहिक संघर्षों के बीच से पैदा हुई कलाएं हैं। वो रोपनी के साथ एक गीत पैदा हो जाती है, तो वो पवरिया गायक जो है वो बच्चा पैदा होने पर दरवाजे दरवाजे पर गाकर और अपना कुछ पेट भी भर लेता है और एक कला का प्रदर्शन भी कर देता है। बाकुम जो है दरवाजे पर जा जाकर वो सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग करके भी कुछ आपको सुनाता है, कला का प्रदर्शन करता है और कुछ कमा भी लेता है। समाज उसको स्वीकार करता है। क्यों? कि समाज में वो स्पेस था कि अगर बाकुम गांव के एक समृद्ध आदमी पर भी व्यंग करता था तो उसको बर्दाश्त किया जाता था या उसका स्वागत किया जाता था। आज उस स्पेस को आप खत्म कर दे रहे हैं। जब आप वहां स्पेस खत्म कर देंगे तो समाज में अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि समाज सीखता है। समाज जिन सत्ताओं से विचार आते हैं, जिन सत्ताओं से ज्ञान आते हैं, वहां से वो सीखता है और अपने को समृद्ध करता है।
और फिर वो लोक कलाएं दोनों वाइसा वर्षा एक दूसरे को समृद्ध, लोक कलाओं को भी समृद्ध करता है और लोक कलाएं उस समाज को भी समृद्ध करती है। सपोज करिए, मैंने देखा अभी एक आध जगह विदेशों में देखा कि किस तरह लोक कलाओं के लिए स्पेस दिया जाता है। मैंने नीदरलैंड में देखा, पूरा यूरोप में 4-5 देशों में देखा कि वो शहर का जो एक खास जगह होता है, चौराहा होता है, जिसको वो एक तरीके से स्क्वायर कहते हैं, हर शहर में एक स्क्वायर होता है, वहां पर किनारे एक स्पेस मौजूद है जहां पर कोई भी रंगकर्मी आकर अपना साउंड बॉक्स लगा सकता है और वहीं खड़े खड़े कुछ प्रदर्शित कर सकता है। दूसरा एक किनारे एक स्पेस है कि कोई आदमी गिटार लेकर बैठकर वो बजा सकता है, लोगों को सुना सकता है। उसको पैसा जनता ही देती है, कोई सरकार नहीं देती है, जनता से वो निर्भर है और वो प्रदर्शित करता है और जो भी मिलता है लेकर चला जाता है। हमारे यहाँ कितने शहरों में स्पेस है। लखनऊ में जब लोहिया पार्क बना था तो पहला एक ऐसा स्थान था जहां पर एक ओपन थिएटर का स्पेस दिया गया था। ये मैं 15 सालों की बात कर रहा हूं कि 15 साल में एक बार भी उस ओपन थिएटर में कोई रंगकर्म नहीं हुआ है। हो सकता हुआ हो, लेकिन मैं निरंतर जाता रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि वहां कोई रंगकर्म हुआ, कोई यहाँ गीत हुई या वहां कुछ हुआ। एक बार हम लोगों ने उसको शुरू करने की कोशिश की तो हुआ कि इसके लिए आपको पैसा जमा करना पड़ेगा 5,000। तो जाहिर है कि ओपन में कोई आदमी एक काम करने के लिए 5,000 रुपया नहीं दे सकता है। तो लोक कलाओं के साथ या लोग सबसे बड़ा जो संकट ये पैदा हुआ है कि एक तो सत्ता वर्ग के द्वारा या उस व्यवस्था के वर्ग द्वारा कतई उस कला की उपयोगिता नहीं समझी जा रही है, क्योंकि वो कला जनता को जागरूक करती है और यहाँ जागरूक जनता की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोरोना के काल में लोगों को सचेत करना है कि आप मास्क लगाइए, आप घरों में रहिए, या आप अनावश्यक हाथ का बार बार हाथ को मुंह तक न ले जाइए, इस काम को बखूबी हमारे बहुरूपिया कलाकार बता सकते थे। आप हर एक कॉलोनी में एक बहुरूपिया कलाकार को छोड़ देते, वो जाता है और दरवाजे पर दूर से वो इसका प्रदर्शन करता, उसकी कमाई भी हो जाती, उसको स्पेस मिलता और एक सामाजिक काम भी करता। ये काम आप कठपुतली बेचाने वालों को दे सकते थे, एक तारा बजाने वालों को दे सकते थे, या इसी तरह से जो है छोटे छोटे कलाकार जो एक एक बहुत समूह में नहीं चलते हैं उनको आप दे सकते थे, आपने वो भी नहीं दिया। दूसरी चीज आप देखिए, रंग कर्म की बात आ रही थी, रंग कर्म के लिए जो स्पेस आपके सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया से भी आप उसके अर्निंग का कोई साधन विकसित कर सकते थे और इस समय उसका उपयोग किया जा सकता था। कोरोना काल में बहुत अच्छे गीतों की रचना हुई है, बहुत अच्छी पेंटिंग हुई है, बहुत अच्छे कार्टून बने हैं, इनका कलेक्शन होना चाहिए था और दिखाया जाना चाहिए था कि इस त्रासदी में भी कलाकारों ने, रंगकर्मियों ने, कार्टूनिस्टों ने, कवियों ने कितनी अच्छी रचनाएं दी हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी उन रचनाओं का कहीं भी आपको कोई स्पेस हमें नहीं दिखने को मिला। कुछ जानने वालों लोगों ने कुछ चीजों को शेयर किया और हम लोग तो आया, लेकिन उसको मैं जो बार बार स्पेस की बात कर रहा हूँ, स्पेस ऐसा हो कि उससे हम ग्रहण करें और हमसे लोक कलाकार भी लाभान्वित हो। ये जब तक दोनों चीज हम नहीं कर पाएंगे तब तक लोक कलाकार सरवाइव नहीं कर पाएगा, और लोक कलाकार नहीं सरवाइव कर पाएगा तो कलाएं भी सरवाइव नहीं कर पाएंगी, और कलाएं और लोक कलाकार जब दोनों नहीं रहेगा तो जनता जाहिर है कि उसको लोक कला के प्रति रुचि भी पैदा नहीं होगी। हमारा जो मीडिया है इस समय, जो दिन भर जो चलता रहता है अनावश्यक बातों में, बहुत अच्छी तरीके से वो पूरे दिन में 1 घंटा भी लोक कलाओं के लिए, लोक संस्कृतियों के लिए, नाटकों के लिए स्पेस मुहैया करा सकता था। इन कलाकारों को प्रस्तुत करके डिबेट करा सकता था, एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उनसे उनकी कला के बारे में, उनके जीवन संघर्ष, कला के रूप में जो जीवन संघर्ष है उसको रख सकता था और उससे उनको कुछ इनकम भी हो जाती और समाज समृद्ध भी होता लोक कलाओं से। लेकिन ये काम नहीं हुआ है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोक कलाओं की जो उत्पत्ति हुई है वो सरकारी पैसे से नहीं हुई है, सरकारी के सहयोग से नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने स्पेस दिया। कबीर अगर कुछ बोल रहे थे तो एक स्पेस मौजूद था कि काशी में रहकर बोल रहे थे, पंडों के खिलाफ बोल रहे थे, मुल्लाओं के खिलाफ बोल रहे थे जब दिल्ली की सल्तनत सिकंदर लोदी के पास थी। वो स्पेस अगर आप खत्म कर दें कि बोलने पर ही उसको मार डालेंगे तो कबीर तो अब पैदा नहीं होगा।
पता नहीं कबीर कैसे वो 15वीं शताब्दी में इतना बोल गए, आज उनके लिए बोलना बड़ा खतरे से खाली नहीं होता। तो स्पेस आपको देना पड़ेगा, स्पेस आप उपलब्ध करा दीजिए, कलाएं सरवाइव कर जाएंगी और आर्थिक रूप से भी वो सरवाइव कर जाएंगी, क्योंकि जनता का उससे उसमें रुचि जागेगी, जनता उसको सुनेगी, उससे अपने को समृद्ध करेगी और कलाकारों को भी समृद्ध करेगी। नहीं समृद्ध करेगी तो उनको खाने पीने की व्यवस्था कर देगी। ये जो संकट है ये दरअसल हल इसलिए नहीं हो रहा है कि मुझे लगता है कि हमें जिस तरह के समाज की जरूरत है, उस समाज जो ये बाजारीकरण है, जो ये पूरा उपभोक्तावाद है, ये पूरा उस स्पेस को कलाओं के लिए नहीं छोड़ना चाह रहा है, वो पैसे के लिए छोड़ना चाह रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी रुचि पैदा कर रहा है कि आप बाजार उन्मुख हो जाएं, हर चीज खरीदना चाहें, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी खरीदना चाहें, कला की जरूरत भी है तो उससे आप उससे विमुख हो जाएं। ये पूरा बाजार एक क्रिएट कर रहा है और कला का जो स्वरूप है वो अपने ढंग से परिभाषित करके अपने विज्ञापनों में भोले तरीके से आपके सामने रखना चाहता है। जन पक्षधर कला, जिससे जनता जागरूक हो, जनता कुछ सोचे, संवेदनशील बने और संवेदनशील बनने के साथ ही साथ उसके अंदर भविष्य के खाका तय करने की जिज्ञासा पैदा हो। ये कतई व्यवस्था नहीं चाहती है, कतई ये पूंजीवाद नहीं चाहता है, कतई ये पूरा भूमंडलीकरण की जो कल्चर है ये नहीं चाहता है। और ऐसे में इन कलाओं के सामने बहुत बड़ा संकट है। ये कलाएं उस श्रम की पूरी संरचना को नष्ट कर रही हैं जिनसे कलाएं पैदा हुई। इसलिए कलाओं के साथ ये संकट है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में कलाओं का स्वरूप बदलेगा, इसी रूप में कलाएं सरवाइव नहीं कर पाएंगी। और वो किस रूप में बदलेगा, क्योंकि ये अभी गर्भ में है, इसको अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। धन्यवाद। राजेश जी, बहुत रोचक बातचीत हो रही है। अब एक बात ये भी आ रही है कि कहाँ तो सरकारों से उम्मीद थी कि वो सांस्कृतिक स्पेस क्रिएट करेंगे, प्रतिरोध के तमाम तरीकों को जो है विकसित होने का मौका देंगे। सुभाष जी जहाँ अपनी बात खत्म कर रहे थे, वो सामाजिक स्पेस कम हुआ है लगातार। इसके साथ ही एक परिघटना ये भी हुई है कि तमाम सरकारी संस्थाएं या सरकारी सपोर्ट की, मतलब जिसको कहते हैं कि एक अब संस्कृति का या सत्ता प्रतिष्ठानों के सीधे देख रेख में बहुत सारी संस्थाएं कल्चरल फोरम पे सक्रिय हुई और वो मुख्य तौर पर अपनी जनता को, अपने लोगों को अनुकूलित करने का, सत्ता के पक्ष में अनुकूलित करने का जो है काम कर रही हैं। इस अनुकूलन को समझते हुए प्रतिरोध की कलाओं के लिए हमारे समय में अभी आज के स्थिति में क्या जरूरत रह जाती है और उसके लिए हमें किस तरीके के मोर्चे विकसित करने होंगे, किस तरीके की प्रैक्टिस में जाना होगा, ये जानना चाहते हैं आप। ऐसा है कि जो इस स्पेस की जो स्थिति है, जिसका सवाल उठाया इन्होंने, वो स्पेस का सवाल जो है वो पहले से भी रहा है। लोक रंगमंच के लिए या प्रतिरोध के रंगमंच के लिए आप देखेंगे कि बहुत बड़ा जनमानस जो है कस्बों में या गांव में आज से नहीं बहुत सालों से रह रहा है और लोक रंग वही रह रहा है, वही बसा है। ये जो शहरी नाटक है मंदिरों और दरबार में था, वो तो सत्ता के हमेशा साथ में रहा है और उनको सपोर्ट भी मिलता रहा है। लोक रंगमंच के लिए न स्पेस पहले था, न स्पेस आजादी के बाद के सरकारों के साथ में है। स्पेस जो है क्या कहते हैं कि इतने वर्ष हो गए, इतने क्या कहते हैं लगभग आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर आप देखें कि जैसे हर शहरों में, कस्बों में ऑडिटोरियम बनने चाहिए थे या न्यूजीलैंड के जैसा उदाहरण दिया, इस तरह से हमारे देश में तो कोई सोच ही नहीं सकता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि दिल्ली ऐसे शहर में अगर आपको नाटक अगर करना हो तो आपको जो है श्री राम सेंटर 60,000 रुपया उसका एक दिन का चार्ज है 8 घंटे के लिए। या जिस लोहिया पार्क की बात सुभाष जी ने कही, वो 25,000 रुपये एक दिन का है उसका, जान लीजिए। तो सरकार के कहीं भी उसमें वो नहीं है कि हम आपके लिए कोई स्पेस अख्तियार करें या इसके द्वारा लोगों को
चेतना प्रसार करने के लिए हम कोई आपको स्पेस दें। क्योंकि देखिए आजादी के बाद भी अगर हम दे रहे हैं, आजादी के बाद भी जो हमारा एक मूवमेंट रहा थिएटर का जो है, और उस थिएटर के मूवमेंट के बाद लोगों ने सोचा भी था, इफ्ता के सामने भी सवाल उठा था कि हम जो है इस सरकार के साथ मिलकर रहेंगे और एक अच्छा सहयोगात्मक रुख रहेगा तो या अनुदान या ग्रांट के द्वारा हम अपनी बात पूरी कर लेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि आपस में इफ्ता में ही दो फाड़ इसी मुद्दे पर होता है, और जो सत्ता के साथ जो जाते हैं कि शायद वहां पर हम रहने से जाने से हम वो अपने विकास कर पाएंगे, विचार को पहुंचा पाएंगे, वो अंत में मोह भंग होकर वो टूटता है। तो ये जो उसके बाद में आप देखेंगे 70 के दशक में जो है पूरे चाहे भोजपुर और बंगाल में पूरे प्रतिरोध का नाटक जो आ रहा है, और उसकी अभिव्यक्ति जिस तरह से बादल सरकार का थर्ड थिएटर और एक पॉलिटिकल थिएटर के रूप में नुक्कड़ नाटक जो उभर के आया था, ये आज नुक्कड़ नाटक जो रूप है वो हमारा वो रूप नहीं है। वो उन दिनों का आप देखें कि जब नक्सलवाड़ी आंदोलन में भी आप देखें वहां पर उसकी अभिव्यक्ति के लिए किसानों की जो वहां लड़ाई थी उसको किस तरह से अभिव्यक्त किया गया, और वो बंगाल के नाटकों में जो दिखा प्रतिरोध का, उसके लिए उन लोगों ने कोई प्रोसिनियम का सहारा नहीं लिया। उनको जहां से जिस रूप में अगर यात्रा का मिला कि यात्रा के द्वारा हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं तो उन्होंने यात्रा के द्वारा किया। बादल दा ने उसको अपने थर्ड थिएटर के माध्यम से, जो बादल सरकार को संगीत नाटक अकादमी एवं इंद्रजीत के लिए मिला था, वो 70 के बाद उस आंदोलन से प्रभावित होकर और आंदोलन की धारा को देखकर उन्होंने पूरा फॉर्म बदल दिया। जिस तरह से आप देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे नाटक की जो है कथानक से लेकर फॉर्म बदलता है, उसी तरह से मुझे लगता है कि अब कोरोना के समय और कोरोना के बाद के समय ये सवाल संकट तो खड़ा हुआ है। सरकार के द्वारा कोई ऐसा सहयोग इस भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है कि लोक कलाकारों को भी मिलने वाला है, कोई स्पेस ही नहीं है। ये सवाल तो खड़ा कोई करेगा ना कि आखिर शहरों में कुछ थिएटर बने भी। कांग्रेस के सरकार में रविंद्र सदन बहुत शहरों में खुले थे, लेकिन वो भी लखनऊ और भोपाल ऐसे शहरों में जो है, आप अगर छोटे छोटे उत्तर प्रदेश के शहरों में देखें, सीतापुर ऐसे शहरों में, लखीमपुर जौनपुर में, तो आज ऑडिटोरियम नहीं है वहां पे जो है। तो गांव की तो बात छोड़ दीजिए, जो गांव में एक बहुत बड़ा जनसंख्या हमारा रह रही है लोग, वहां सरकार को ऐसा सोचना कुछ भी नहीं है कि वहां कोई थिएटर भी हो, चाहे ओपन हो, वहां एक ऐसा रंगमंच हो जहां पर पंचायत लगती हो, एक ओपन थिएटर भी हो। लेकिन उनके सामने ये है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोक रंगमंच से उनको जिस तरह के सवाल उठते हैं, हाँ, चाहे भिखारी ठाकुर अपने वक्त में उठाया हो, चाहे बाद के नाटककार जितने भी हैं आप देखेंगे, उनको कहीं ना कहीं या उसी के परंपरा में नुक्कड़ नाटक के आप देख लें, तो ये सरकार को खतरा है सबसे, और ये भी कोशिश करती है। आप देखिए कि 74 आपातकाल के बाद जिस तरह के नुक्कड़ नाटक आंदोलन में उसको किस तरह से उस वक्त की राजनीतिक और विशेषकर वाम दलों ने उसका सहारा मिला, उसका एक तरह से समर्थन रहा, उस समर्थन के कारण वो दूर दूर तक गए हैं, और उन्होंने उस नाटक की जो टीमें हैं राजनीतिक आधार भी तैयार किया उसमें। मुझे लगता है कि अब जो सबसे बड़ी सवाल है कि अब कोरोना के समय जो है, कोरोना के बाद अब हमारे ड्रामा का स्ट्रक्चर टूटेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भी सरकार ना आपको ग्रांट देने वाली है, बहुत सालों तक मुझे लगता है ग्रांट कुछ नहीं देने वाली है, और ना इनकी नीति में ये है कि हम ऑडिटोरियम बनाएंगे। और जो ऑडिटोरियम बनाए जा रहे हैं वो 1-1 लाख 60-60 हजार का है। लखनऊ में कोई ऑडिटोरियम 25,000 से कम नहीं है। तो वो एक आदमी जो नाटककार जो है, कोई एक थिएटर ग्रुप है, अगर कोई नाटक करना चाहेगा तो उतना पैसा कहां से उसके पास उपलब्ध होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये छोटे छोटे ऑडिटोरियम की तलाश करनी पड़ेगी। जैसे पहले फैक्ट्री के बाहर नुक्कड़ नाटक होता था सवालों को लेकर, मजदूरों के सवालों को लेकर, और वहां चंदे भी लोग देते थे, पैसा भी देते थे लोग। शो करने के बाद मजदूर अपने सैलरी में से 10-10, 20-20 रुपए देते थे।
उसी तरह से वही फॉर्म लेना पड़ेगा। और कोई जरूरी नहीं कि मैं बहुत बहुत रिजिड हूं कि नुक्कड़ नाटक का ही फॉर्म हो। नुक्कड़ पर करना हो नुक्कड़ पर करिए। विदेशों में जैसे बताया कोई स्पेस बने हुए हैं, सरकार तो नहीं बनाने वाली, लेकिन ऐसी स्पेस तलाशा जा सकता है। पार्टी ऑफिस के बाहर का कार्यालय के ऑफिस जगह हो, आपको पंचायत हो, गांव में बहुत से धरना स्थल हो, ऐसे ऐसे स्पेस को, नए नए स्पेस को ढूंढिए। और जरूरत पड़े तो उसमें प्रोसीनियम के डिवाइसेस भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। लाइट इस्तेमाल कर लिए, माइक इस्तेमाल कर लिए। आज हमारे साथी, मैंने पिछले दिनों में लगातार हिरावल के साथियों को मैं देख रहा हूं कि वो इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग का मैंने अभी गोरख पांडे के गीत को समता राय की टीम को, कोरस को द्वारा मैंने सुना, मैं चकित रह गया। उसके जो साउंड रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी थी वो किसी भी प्रोफेशनल से कम नहीं थी, जो गाया गया जिस अंदाज से। और उसके बहाने गोरख पांडे को प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो ये जब संगीत में हम कर सकते हैं, संगीत में गा रहे हैं लोग, तो फिर हम नाटकों में भी मुझे लगता है ऐसे ऐसे रास्ता तलाशने की जरूरत है, और फिर से एक नई तैयारी के साथ। बहुत बढ़िया बातचीत, बहुत अच्छे से आपने पूरे परिदृश्य को सामने रखा है। और ब्रह्मेश जी, सत्ता द्वारा अनुकूलित कलाकारों के लिए समाज में स्पेस बढ़ा है, और उसकी भी जेन्युइन रचनाकारों, कलाकारों के सामने उसके चलते भी एक संकट आया है। खास करके सत्ता प्रतिष्ठान, संस्कार भारती जैसी चीजों की जो इन्वॉल्वमेंट पिछले दिनों काफी बढ़ी है। सीधे ऐसे संस्थाओं ने हमारे यहाँ के वास्तविक कलाकर्म को बढ़ने में किस तरीके का दिक्कत पैदा की है, इसके बारे में थोड़ा सी बातचीत आपकी तरफ से आए, और हम लोग इस बातचीत को फिर कल्मिनेशन की तरफ, निष्कर्ष की ओर भी ले चलेंगे। राजेश जी ने बहुत अच्छी बातें अभी की हैं, लेकिन सत्ता के अनुकूलन से जो संकट पैदा हुआ है, उस संकट को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। सत्ताओं का चरित्र होता है कि वो वस्तु स्थिति का, कलात्मक वस्तु स्थिति का अपने हक में एप्रोप्रिएशन करती ही है। लेकिन ये सरकार खास तौर से अपने रडार पर चीजों को रखना चाहती है, सक्रियताओं को, तब दिक्कत होती है। आपकी अभिव्यक्तियों को, आपके पूर्वाभ्यासों को, आपके मानव संबंधों को, सब कुछ को अगर एक रडार पे रखा जा रहा है तो आप बहुत असहज हो जा सकते हैं। और एक जो मेरिटोक्रेटिक, मान लीजिए ये शब्द थोड़ा सा आपत्तिजनक हो सकता है, ये पद, कि जो एक मेरिटोक्रेटिक ऑर्डर होता है, देखिए अगर भारत में 50 रंग समूह नाटक कर रहे हैं तो अपने आप एक जो हमारा आलोचनात्मक विवेक है वो ये तय करता रहता है भीतर ही भीतर कि कौन से रंग समूह अच्छा नाटक कर रहे हैं। अच्छा नाटक मतलब कला के मेयार पर खरा उतरने वाला नाटक, मैं बस यही कहना चाहता हूं अच्छे के अर्थ में। लेकिन उस पूरे ऑर्डर को, जो अच्छे और अच्छे के समर में से निकला हुआ है, उस ऑर्डर को में पलीता लगाने की कोशिश, उस ऑर्डर को पॉलिटिकल एजेंडे से संक्रमित करने की कोशिश जो है वो बहुत उफान पर है। हम लोग जानते हैं बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं में कला से जुड़ी हुई, संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी हुई ऐसे सभागार बनाए जा रहे हैं जिनका उपयोग रंगमंच के लिए नहीं किया जा सकता। हम लोग बनारस में देख रहे हैं सिगरा पर एक बहुत बड़ी चीज जापान सरकार के सहयोग से पिछले 6 साल से बन रही है। अंततः किसी न किसी दिन बन के पूरी भी हो जाएगी। लेकिन वहां जो ऑडिटोरियम बन रहा है उसके लिए पहले बाकायदा थिएटर के विशेषज्ञों से लिखित सलाह ली गई। उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बड़ा सा किया और हम लोग भीतर ही भीतर, एक चोर मन इस बात से खुश था कि चलो एक काम बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस पूरी सलाह को एक तरफ रख करके
वो एक ऐसी चीज बना ली गई है, एक ढड्ढानुमा बड़ी सी संरचना, जिसमें थिएटर हो ही नहीं सकता। मतलब 10,000 की कैपेसिटी वाला एक ऑडिटोरियम, उसमें थिएटर लगभग असंभव है। हम सब लोग जानते हैं अपने अनुभवों से, जो भी लोग थिएटर से जिस भी स्तर पे जुड़े हुए हैं, कि 10,000 दर्शक क्षमता वाला कोई सभागार थिएटर के लिए एक सर्वथा अनुपयुक्त जगह है, और जो स्टेज है उसकी डेप्थ भी बहुत कम है। जब आप ऐसी संरचनाओं पर एक जो दुबई टाइप जो मॉडल है, जो विकास का गुजरात मॉडल है, वो दरअसल विकास का दुबई मॉडल है। हम सब लोगों को मालूम है कि गंगा के किनारे जो बनारस की सबसे पुरानी रिहाइश थी, उसको विश्वनाथ मंदिर के आसपास 1/1 स्क्वायर किलोमीटर में करीब करीब जमींदोज करके गंगा जी और विश्वनाथ जी के बीच में एकदम गैप पैदा कर दिया गया है, और वहां वही मेस्मराइजिंग स्ट्रक्चर्स, मॉल नुमा चीजें बनेंगी। तो विकास का मॉडल जो है वो दुबई का मॉडल है। तो दुबई में जैसी इमारतें हैं, दुबई में जैसी सड़कें हैं, जैसी लेन्स हैं, वैसी चीजें बनाने की कोशिश हो रही है। अपवाद स्वरूप कहीं कहीं कोई लौ, कोई चिंगारी जलती हुई आपको दिख जाती है, कोई ईमानदार बुद्धिजीवी किसी जरूरी पद पर होता है तो कोई काम होता हुआ भी दिख जाता है, लेकिन अपवाद हमेशा मूल नियम को पुष्ट ही करते हैं। वो रास्ता हमारा हो नहीं सकता। तमाम सारे लोग इस बात का प्रचार करते रहे प्रेम भाई, कि ये जो सोशल मीडियम है, ये पूर्णकालिक अभिव्यक्तियों का जो रेगुलर रंगकर्म है उसका विकल्प बन जाएगा, और उस लिहाज से इस पर अभिव्यक्तियां हो रही हैं। उन्होंने शुरू में ऐसी कोशिशें की। राजेश कुमार सर यहाँ बैठे हुए हैं, सुभाष जी हैं, सब लोग परिचित हैं इस फेनोमेनन से, कि ये जो डिजिटल मीडियम है, इसका एक सीमा तक अपनी कला में इस्तेमाल करना बहुत समझदारी है। डिवाइसेस का, टेक्निक का, मैं खुद जो है बहुत सारी लाइट्स के साथ और बहुत हैवी सेट डिजाइन के साथ नाटक करने का हामी हूं, और वैसा ही करता हूं, और ऐसा करने में नाटक की लागत बहुत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन उसका किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में ये संभव नहीं है कि परिस्थितियां विषम हो जाएं तो हम यहाँ पर इस स्क्रीन पर, जो कि 2 इंच बाई 3 इंच की है, इस पर थिएटर करने लगूं। इस पर मिसाल के लिए बाण भट्ट की आत्मकथा का मंचन करने लगूं, या माधवी का मंचन करने लगूं, या जैसे मैं कामायनी और राम की शक्ति पूजा खेलता हूं तो इस पर खेलने लगूं। लेकिन एक शॉर्टकट निकाला उन्होंने। शुरू में तो देखने में एक विकल्प नजर आया, बाद में वहां पर सारी सत्ता जो है इकट्ठा हो गई, कला से जुड़ी हुई जो सत्ताएं हैं, और संस्कार भारती का जो पीठ के पीछे से वरद हस्त था ऐसे प्रयासों को, वो बिल्कुल उरिया हो गया, बिल्कुल खुला होके सामने आ गया। वहां पर कलाकारों को, देखिए, 2 चीजें बहुत नियामक हैं, एक है भय, दूसरा है प्रलोभन। हम जानते हैं कि जो पूरा ये मायावी सरंजाम है, उसके 2 ध्रुव हैं। या तो आप लालच का शिकार हो जाइए, या तो आप डर जाइए कि अरे बाप रे, हमारा क्या होगा, हमारे कैरियर का क्या होगा, फला विश्वविद्यालय में एक जगह निकल के आ रही है, मैं इतने दिन से नेट क्वालिफाई हूँ, कैसे मुझे वो जगह छिन जाएगी अगर मैं बदनाम हो जाऊंगा तो। और दूसरा है प्रलोभन, कि ये काम करूंगा तो इसके लिए मुझे पैसा मिलेगा। तो भय और प्रलोभन के 2 ध्रुवों पर बहुत ईमानदार, बहुत मतलब शार्पली, बहुत पूरी चतुराई के साथ जो है अपने रडार पे रखा गया लोगों को, और लोगों से या तो उनको चुप करा दिया गया, जो लोग ईमानदार थे वो थोड़ा चुप हो गए, और जो लोग बहुत स्वीकृति के लिए, सराहना के लिए ललचते हुए लोग थे, वो वहां तक गए। उसका नतीजा आप देख लीजिए कि अच्छा नहीं निकला है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं, देखिए, अगर हम सब कुछ को, मतलब जो भी प्रयास इस बीच हुए हैं, खासतौर पर पिछले 6 साल में हुए हैं, उनको सबको एक ही तराजू पे तौल देंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे ना। ठीक बात है विमेश जी। हाँ, बहुत सब्सटेंशियल ढंग से बहुत बढ़िया काम भी हुआ है। तो प्रतिरोध भी करना है,
विकल्प के रास्ते भी ढूंढने हैं। रामजी सर ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि वो कलाकार जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो समाज के अंतःकरण के आयतन को बड़ा बनाए, उसका खुद का अंतःकरण बहुत छोटा है और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो इसका क्या जवाब, एक पंक्ति में तो कोई जवाब संभव नहीं है। हम लोग यहाँ कमेंट्स पढ़ेंगे बाद में जो स्ट्रीम यार्ड की वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं, और बाद में बेहतर जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से मैं अपनी बात कह चुका हूँ। मैं सुभाष जी से मुखातिब हूँ। सुभाष जी, अपनी बातचीत में राजेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी थी। हिंदी क्षेत्र में जो नुक्कड़ नाटकों की स्थिति थी वो लगातार कम होती गई है। क्या समाज में घटे जो जन आंदोलनों का निर्णायक भूमिका थी, उनके कम होने के चलते ऐसा हुआ है या इसका जो है कोई और भी पहलू है? राजेश जी से हम लोग बातचीत को खत्म करेंगे। उन्होंने वैकल्पिक थिएटर की संभावनाओं के बारे में भी बात की है, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन नुक्कड़ नाटकों के पहलू और समाज में जनता के बीच, जन आंदोलनों के बीच नाटकों की उपस्थिति को लेकर के थोड़ा हम आपसे जानना चाह रहे थे। देखिए, जो किसी भी विधा जैसे नाटक है, नुक्कड़ नाटक है, या जन पक्षधर लोक संस्कृतियों की जो बात है, निश्चय ही ये जन संघर्षों के बीच से ही पैदा होती है और जन संघर्षों को मजबूत करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। नुक्कड़ नाटकों का जो इतिहास देखिए, जब वो आए और पूरी तरह से छा गए समाज में, जन आंदोलनों के बीच में से ही वो नाटक बनते थे। और जिस तरह जन आंदोलनों को आप आंदोलित करते थे, नुक्कड़ नाटक बहुत ही शॉर्ट समय में तैयार कर लिए जाते थे, थोड़े समय में तैयार कर लिए जाते थे, और बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी मेकअप के, बगैर किसी साज सज्जा के वो प्रस्तुत कर दिए जाते थे। और उसमें सीधा सीधा जनता की दैनिक समस्याओं से संवाद होता था। वो संवाद बहुत एक तरीके से कहिए व्यंग्यात्मक भाषा में ज्यादातर होता था, जो कि जनता को पसंद आता था और जनता उससे जुड़ती थी और उसको स्वीकार करती थी। ये चीजें खत्म हुई है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अलावा भी देखिए, लोक कलाकारों के साथ भी एक समस्या है। बात आई है कि सत्ता कतई नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी कि लोक कला के स्वरूप को वो उस रूप में विकसित होने दे जिस रूप में वो उसके लिए सवाल खड़ा करने लगे। निश्चय ही वो तमाम संस्थाओं के माध्यम से अपनी कला वो विकसित करेगी, लेकिन उस कलाओं में विविधता नहीं रहेगी। इसलिए वो कलाएं हमेशा एक रेखिक रहेंगी और एक रेखिक कलाएं कभी भी सरवाइव नहीं करती हैं। अगर जनपक्षीय कलाओं को आप नष्ट करेंगे तो सत्ता की एक रेखिक कला भी अपने आप नष्ट हो जाएगी या वो जनता को स्वीकार नहीं होगी। मैं जो कह रहा था कि ये जो नुक्कड़ नाटक से लेकर और तमाम ऐसे जो लोक कलाकार हैं जो गीत गाते हैं, आज सोशल मीडिया में उनके लिए बड़ी अच्छी जगह उपलब्ध है। मैं ऐसे लोक कलाकारों को जानता हूं जो यूट्यूब पर अपने वीडियो लोड करके वो लाखों कमा रहे हैं, उनकी इनकम हो रही है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? उस कलाओं के द्वारा जनता से जुड़ने के बजाय वे उसी बाजार से जुड़ रहे हैं जिस बाजार से उनको अधिक से अधिक पैसा मिले। दिल्ली में एक बहुत ही छोटे कलाकारों का समूह है, नाम नहीं लूंगा, बहुत ही अच्छी बात। उनसे मैंने कुछ दिनों पहले बात किया था और उनसे मैंने ये कहा कि आप लोक रंग में आइए। आप लोग जानते होंगे, वो 2-3 लोक कलाकार हैं, भाई बहन हैं। तो उसके पिता ने हमसे कहा कि 3.5 लाख रुपया लूंगा। मैंने कहा लोक रंग में 3.5 लाख रुपया मैं नहीं दे सकता। मैं आपको एक मंच दे रहा हूं जहां पर 10,000 जनता रहेगी, देखेगी, सुनेगी। हम आपको न्यूनतम 30-40 हजार रुपया जो दे सकते हैं वो देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इससे कम पर नहीं जाते हैं, हमको यूट्यूब इतना दे देता है। तो मित्रों, ये जो स्पेस था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इसमें लोक कलाकारों ने इसलिए उसको जनता के प्रति अपने दायित्व को नहीं समझा, क्योंकि हमारी वैचारिक रूप से जो पतन हुआ है उसमें लोक कलाकार भी जनपक्षधरता से विमुख है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से अपने को जोड़ता है। मैं ये कहता हूं कि समाज में अभी भी ऐसे लोग मिल जाएंगे, या उनको हमें तैयार करना ही चाहिए जो गांव-गांव में लोक कलाओं के लिए खड़ा हो। आज वो जमींदारी नहीं रही, आज वो ठाकुर साहब
का ऐशो आराम नहीं रहा जो कि अपने ऐश के लिए, अपने आनंद के लिए वो कलाकारों को अपने दरवाजे पर बुलाएं। लेकिन हम आप में से कुछ लोग खड़े हो सकते हैं हर गांव में और एक स्थान मुहैया करा सकते हैं लोक कलाकारों को, और उस माध्यम से नुक्कड़ नाटक को भी हम प्रस्तुत कराएं, लोक गीतों को भी प्रस्तुत कराएं, और छोटे छोटे और भी जो भी कलाएं हैं उनको प्रस्तुत कराएं, और थोड़े बहुत पैसे जो मिल जाएं उनसे कलाओं को हम विकसित करें। ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो निश्चय ही सत्ता पक्ष से अगर आप उम्मीद लगाए हैं तो वो इन कलाओं के लिए, संरक्षण के लिए कभी भी अब आगे आने वाली नहीं है। अब कलाओं का स्वरूप बदलेगा और कलाएं उसी रूप में नहीं रहेंगी जिस रूप में अभी तक वो सरवाइव की हैं। अब जो समय आ रहा है वो लोक कलाएं सिर्फ बाजार उन्मुख हो रही हैं, और बाजार उन्मुख होते कलाओं के साथ लोक कलाकार अगर उसी में समाहित हो जाना चाहेगा तो कतई दोष न दे केवल सरकार को, क्योंकि आपने जिस संस्कृति को ग्रहण किया है वो संस्कृति भी आपको जनता से दूर ले जा रही है। तो ये संतुलन बनाना पड़ेगा। आपके पास एक निश्चित पैसा है, बिल्कुल जरूरी है, उसके बगैर आप सरवाइव नहीं करेंगे, ये जरूरी है। लेकिन जनता को आप छोड़कर आप जाएंगे, क्योंकि जनता से ये उम्मीद मत करिए कि जनता इतनी विकसित हो जाए कि वो आपको आपके पीछे भागे। जनता को की चेतना को विकसित करने का भी काम हमारा है, पढ़े लिखे लोगों का है, कलाकारों का है, साहित्यकारों का है, रंग कर्मियों का है, क्योंकि ये काम अब मीडिया जो नियंत्रण में मीडिया है वो नहीं कर रही है। तो जनता की चेतना को हम विकसित करेंगे तो कलाकारों के साथ वो जुड़ेगी भी और कलाकारों की आर्थिक समस्या में भी जुड़ेगी। आपको अभी बता दूं कि कोरोना काल में ऐसी कई घटनाएं आई हैं कि कुछ कलाकारों की मृत्यु हुई है, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे इलाज करा सके। अभी एक कैंसर से एक बहुरूपिया मर रहा था जिसमें कि उसने सोशल मीडिया पर डाला, वो खास करके वो लोक रंग के साइट पर डाला, तो हम लोगों ने भी उसको कुछ न कुछ चंदा की लोक कलाकारों से, बशर्ते कि लोक कलाकार भी जनता पर अपनी निर्भरता को समझे और जनता के लिए अपनी कला को रखे, और जनता के बीच से भी जो लोग सक्षम हो या जो लोग थोड़ा बहुत भी संवेदनशील हो वो लोक कलाकारों के साथ खड़े हों। ये दोनों सेहत अगर हम नहीं बना पाएंगे तो लोक कलाएं के सामने जो संकट है वो उसके बुनियाद को नष्ट कर देगा, और एक नई लोक कला जो नियंत्रण में और एक तरीके से कहिए कि पूंजीपतियों के द्वारा जो विकसित की जाएगी वो कुल मिलाकर जनता की प्रगतिशील चेतना को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देगी। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि लोक कलाकारों को इस बात को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे देश में जो कलाएं विकसित हुई हैं वो जनता के संघर्षों से आई हैं, वो सामूहिकता से आई हैं, वे वाचिक परंपरा में अभिव्यक्ति के जो रास्ते जब तब बंद थे जब हाशिए के समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, गरीब समाज को बोलने का हक नहीं था, तब वाचिक परंपरा में अपनी कष्ट को उन्होंने व्यक्त किया, अपने गीतों में अपनी वेदना को व्यक्त किया। स्त्रियों ने जिनको बोलने का कोई हक नहीं था उसने वाचिक परंपरा में अपने गीतों को व्यक्त किया। यानी कि सत्ता पक्ष के द्वारा तब भी उनको स्पेस नहीं दिया गया था, तो उन्होंने एक स्पेस क्रिएट करके अपनी बातों को जनता के बीच में डाला, अनपढ़ होते हुए भी डाला और बगैर किसी नाम के डाला। किसी भी लोकगीत के किसी भी गायक का नाम नहीं है, रचनाकार का नाम नहीं है, फिर भी उन्होंने डाला और गीत आज भी जिंदा है, चल रहे हैं। तो मित्रों, लोक कलाकारों को और जनता को और जनता के बीच में जो प्रबुद्ध जन है, इन दोनों को मिलकर इस संकट से उबरने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे संकट तो आगे और भी हो सकता है गंभीर हो। मैं इतनी बात कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि बात लगभग हो गई है और साथी रखना चाहें। धन्यवाद। राजेश भाई, आखिर में बस आपसे बातचीत आप कर रहे थे इसके पहले थोड़ा विस्तार से व्यापक रणनीति हमारे श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने रखिए कि मौजूदा समय में वैकल्पिक थिएटर की क्या संभावनाएं हैं और उसके लिए तमाम सांस्कृतिक संगठनों और लोक कलाकारों के समूहों को किस तरीके की योजना पर काम करना होगा। और ये इस डिस्कशन का आखिरी सवाल है, इसके बाद हम लोग पैनल खत्म करेंगे क्योंकि समय भी हम लोगों का करीब 1.5 घंटे हो गया है और जहूर भाई तकनीकी कारणों से हम लोगों के बीच नहीं जुड़ पाए थे।
लेकिन उन्होंने अपनी एक शुभकामना, एक संदेश भेजा है, लो उम्मीद तो मिलजुल के जलानी होगी, रात अधूरी है मगर सुबह सुहानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जहूर भाई। राजेश जी प्रश्न के साथ आपके बात कीजिए। प्रेम भाई कि जब भी प्रतिरोध का जो रंगमंच आएगा, चाहे वो क्या कहते हैं लोक रंगमंच में या मंच में, तो सत्ता को तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी व्यवस्था है वो कोशिश ये करती है, पहले तो वो भय डरा कर कोशिश करती है ना, और डराने के बाद लगता है कि प्रतिरोध बढ़ रहा है और उससे हम डर को रोक नहीं पा रहे हैं, तो उनकी कोशिश ये भी होती है कि प्रलोभन। ये दो शब्द जो है रहे हैं, ये हम ये बहुत पहले भी देखे हैं। और नुक्कड़ नाटक जब अपने बिल्कुल उफान पर था, तो उस वक्त के दौर में अगर हम देखें तो अधिकतर संस्थाओं पर भय का भी आरोप लगाया गया था, डराया गया तरह तरह से जो है। उस वक्त जो नुक्कड़ नाटक करने वाले जो लोग थे, उन पे कई लोगों को, विशेषकर मैं भोजपुर का अगर कोट करूं अगर, तो भोजपुर में काम करने वाले युवा नीति के बहुत सारे कलाकारों को कई दफाएं लगाई गई, और बंगाल में या उत्तर प्रदेश के कई रंगकर्मियों के साथ उन्होंने जेल में डाला, किसी महिला रंगकर्मी के साथ बलात्कार भी हुए। ये सारा डराने की कोशिश हुई। उसके बाद डराने के बाद इन्हें लगा कि ये धीरे धीरे और पसरता जा रहा है, तो फिर एक प्रलोभन का भी मामला बना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 83 में जो है 1983 वो बहुत ही हाँ हेलो हाँ बहुत अच्छी बात 83 में जो है 1983 में जो हम देख रहे हैं, 83 के पहले के देखिए पूरे एक दशक तक जो है, जिस करजन पार्क बंगाल में, वहां पर अक्सर एक टीम नाटक क्या करती थी जो बहुत प्रभावी थी उस वक्त के नक्सलवादी आंदोलन पर। और वहां पर 74 में क्या कहते हैं रंगकर्मी की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद कुछ कलाकारों को गिरफ्तार भी करते हैं, लेकिन हत्या होने के 1 महीने के बाद, ये बहुत ऐतिहासिक संदर्भ है, बादल सरकार वहां पर जुलूस नाटक लेकर आते हैं विरोध के स्वरूप में, और कहते हैं कि नाटक करूंगा मैं, और उस धारा को आगे बढ़ाते हैं। और भोमा में फिर वही सवाल आते हैं, और हम देखते हैं कि 79 में स्पार्टकस ऐसे अपने नाटक में जो पूरे मजदूर कह रहे हैं कि मैं अभी हम जा रहे हैं लेकिन हम आएंगे, और अकेले नहीं आएंगे, हजारों की संख्या में आएंगे। ये स्पार्टकस की जो लाइन है, ये कहीं ना कहीं मैं आज जब निर्वासित मजदूरों को देखता हूं तो मुझे वही लग रहा था। मजदूर जो लौट रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हारे और पराजित लोग हैं, उन्हें निकाल दिया गया शहरों से, खाने कहीं मुहैया नहीं किया गया, और तरह तरह डंडे भी मारे गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके पास ये कहीं ना कहीं आंखें कह रही थी कि हम लौटेंगे एक दिन, स्पार्टकस की तरह कह रहे थे वो, और इस बार हजारों लाखों की संख्या में लौटेंगे। ये बस व्यवस्था को जो है, सत्ता को बार बार अखड़ता है। और 83 में मैं अगर ऑथेंटिक में कहूं से ऐतिहासिक पॉइंट जो है, जिसमें भोपाल में बहुत बड़ा समारोह किया गया उस वक्त के सरकार के द्वारा, जिसके क्या अगुवाई बाबा कारंत कर रहे थे। देश भर के तमाम बड़े बड़े नुक्कड़ नाटक की टीम को बुलाए गए, और उसके बाद उसको वहीं से जो है, आप देखिए उससे लेकर 89 तक कई फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा उसे कहा गया कि अब जो है सरकार के द्वारा आप लोग सहयोग में कीजिए, सरकार के प्रचार में कीजिए। 89 तक में तो घोषित रूप में नीलाद ने अपने लेख में भी लिखा है, वहां से निर्देश दिए गए कि आप जो लोग इसमें सरकार के फेवर में करेंगे, सरकार के लाइन को रखेंगे, तो वो आपको कई तरह से सुविधाएं मिलेगी। धीरे धीरे जैसे आजादी के बाद के लोगों को तोड़ा था, ये पूरे नुक्कड़ नाटक मूवमेंट को, नुक्कड़ नाटक ही नहीं, मैं एक जनवादी आंदोलन कह रहा हूं उसको, जो है उसमें कई सारे लोग मंचों पर करने वाले थे, उसको उन्होंने एकदम खरीदना शुरू कर दिया। और ग्रांट का सिलसिला तभी तो शुरू हुआ। आपको जो है उदारीकरण और ये सब सारा भूमंडलीकरण होता है, तो बहुत तेजी से ग्रांट की सैलरी आने लगी, लोगों को दिया जाने लगा, और धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को
अपने फेवर में कर लिया। और आज स्थिति ये है कि उसके बाद वो रोटी खींच लिया है। आज वो कह रहे कि हम नहीं देंगे पैसा आपको, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों तक दिया पूरा ग्रांट जो है लगातार, उनको एक तरह से पैरासाइट बना दिया कि अब उसके बाद ये स्थिति ये है कि लोग उस एक तरह से रिझा रहे हैं कि मुझे पैसा दीजिए नहीं तो हम मर जाएंगे। लेकिन जो लोक कलाकार होते हैं, जो जनता के बीच काम करने वाले होते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम इतिहास से भी देखें, थिएटर कभी क्या कहते सत्ता का गुलाम नहीं हुआ है। आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही पूरे देश भर में जो ब्रेख्त अपने नाटकों को लेकर आए थे, उनके सामने भी तो रोजी रोटी का सवाल आगे उठा होगा। या फिर सैमुअल बेकेट के नाटक अगर हम देखें, तो ये मुझे लगता है कि वर्तमान समय में, कोरोना के समय में जो दौर है अभी, कोरोना के समय में अभी बहुत तरह के बातें उभर रही कि हम क्या करें। डिजिटल थिएटर का भी एक तरह से बहुत तेजी से आ रहा है कि डिजिटल थिएटर के द्वारा कम से कम अभिव्यक्त करें, और लोग कर रहे हैं। आप बेगूसराय में देखिए दीपक सिन्हा, वहां लोग अपना एक्टिंग कर रहे हैं और वहां कैमरा लगाकर वो अपने ड्रामा को, अपने एकल को वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जा रहे हैं। जब हम सोशल मीडिया के द्वारा कविताएं सुनाई जा सकती हैं, अभी बहुत बेहतरीन कविताएं हैं, जैसा कुशवाहा जी ने बताया। हाँ, संजय कुंदन ने तो एक संकलित किया है पूरा कोरोना में कवि, और कौशल किशोर ने तो लगातार 1 महीना से इस परंपरा को चला रहे हैं और बहुत सारी कविताएं आई है। तो सर मैं इसमें एक बात बस जोड़ना चाहूंगा, बाद में जब आप पूरी कर रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल माध्यम से जिस तरह से हम लोग अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, उन्हीं के बीच से एक रास्ता आएगा। जो अगर हम इतिहास में सोचे, भिखारी ठाकुर कौन सा ग्रांट लेकर ड्रामा करते थे? भिखारी ठाकुर ने अपने विदेशिया हो, चाहे बेटी बेचुआ हो, चाहे गंगा स्नान हो, चाहे नाव बहार हो, ये सारे नाटकों में उन्होंने कर्मकांड पर अटैक किया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर अटैक किया। सारे सवाल तो मुद्दे जो अभी उठा रहे हैं आज दलित मूवमेंट के द्वारा, या क्या कहते हैं वर्ग और वर्ण दोनों के, हम अगर बात सवालों को जो उठा रहे हैं, तो उन्होंने भिखारी ठाकुर ने बहुत पहले इन सवालों को उठाया है और बहुत लोकप्रिय ढंग से उठाया है, और कोई ग्रांट नहीं ली उन्होंने। तो मुझे लगता है कि लोक कला से सीखने की जरूरत है, और किस तरह से हम एक नुक्कड़ शब्द का नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जहां जिस तरह का रूप मिले, अगर आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, अगर कहीं चबूतरा बनाकर कहीं नाटक कर सकें, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार का कहीं एजेंडे में नहीं है। जैसा व्योमेश जी ने बताया, वो 1000 लोगों के जो दर्शक आएंगे वो नाटक देखेंगे, तो कैसे पॉसिबल है कि 1000 में कोई नाटक हो? तो पीछे वाले को तो क्लियर दिखाई नहीं देगा, एक्सप्रेशन ही नहीं दिखाई देगा, आवाज का प्रॉब्लम है। लखनऊ में भी ऐसे बहुत से ऑडिटोरियम है, हजार कैपेसिटी की, लेकिन उसका दाम जब आप लेने जाएंगे तो उतना ज्यादा उसके चार्जेस हैं कि वो चार्जेस आप दे नहीं पाएंगे। 1 लाख 1.5 लाख आप कहां से दे पाएंगे? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उनकी मंशा में नहीं है कि हम छोटे छोटे मिनी ऑडिटोरियम ऐसा बना सके। तो जिस तरह से एक हम देख 70 के दशकों में हम जो है उस वक्त के बहुत सारे जो प्रगतिशील पार्टियां थी, जनवादी सरकार राजनीतिक दल था, उनके सहयोग से, उनके संपर्क से जिस तरह से एक मूवमेंट चलाया गया था, वैसे ही तलाशना होगा कि अगर जरूरत हो तो नुक्कड़ पे करें, और मंच हो तो मंच पे करें। अगर छोटे छोटे ऑडिटोरियम में करने की जरूरत हो, जब गोष्ठियां 100 लोगों के बीच में हो सकती है, तो नाटक क्यों नहीं? आजकल बॉम्बे में या विदेशों में तो 100 150 लोगों के बीच में नाटक हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं। पृथ्वी थिएटर जो है केवल 250-200 लोगों की कैपेसिटी है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में गांव के स्कूल को बनाया जाए अपने रंगमंच का स्थल, किसी का बरामदा मान लीजिए बहुत बड़ा हो, वहां पर ड्रामा खेलें, और जरूरत हो तो स्पीकर भी ले लें, जरूरत हो तो माइक भी लें। आजकल तो कॉलर माइक जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसे चीजों, कॉलर माइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी से हमें कोई एतराज नहीं है। नाटकों में आजकल आपको, जैसे व्योमेश जी ने बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के इस्तेमाल करने की बात की, कुछ लोग परहेज करते हैं, लेकिन मैं इसको परहेज करने की बात नहीं समझता हूँ। आजकल आप वीडियो प्रोजेक्टर के द्वारा बहुत सी चीज क्रिएट कर सकते हैं। 1000 रुपया में वीडियो प्रोजेक्टर के द्वारा जो आप सेट लगाते,
बड़े बड़े पर्दे लगाते हैं। ये यूरोपियन देशों में प्रोजेक्टर के द्वारा सीन क्रिएट कर देते हैं, एक सीन से दूसरे सीन को बदल देते हैं सारे लोग। तो हमें लगता है कि ऐसे ऐसी नई टेक्नोलॉजी को लेकर और नए नए विषय भी लेना पड़ेगा। आने वाले दिनों में हमें विषय को तलाश में भी रहनी पड़ेगी। जिस तरह से हमारे श्रम कानूनों का मजदूरों के श्रम पर अटैक किया गया है, बेरोजगारी के सवाल को, रोजगार बहुत तेजी से छीने जा रहे हैं, लोगों का निजीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। आप देखिए जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, माने चाहे दलितों पे है चाहे आदिवासियों पे है। अब इससे ज्यादा और क्या होगा कि आगरा में अभी अभी एक महिला के जलने के बाद उसकी लाश को हटा दिया गया वहां से कि हम जलाने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे विषय को, नए नए विषय को उठाने की भी जरूरत होगी। हमें परंपरा में अगर जाते हैं और मिथकों में जाते हैं, वहां से मुझे कोई अगर ऐसा विषय मिलता है कि जनता को बीच में ले जाए तो परहेज करने की वहां भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में विशेषकर कोरोना के बाद के समय में ये हमारे सामने चुनौती बनकर ये आएगी और ये रास्ता हमें तलाशना होगा। तभी हम कारगर ढंग से लोगों के बीच में जा सकेंगे, अपने प्रतिरोध को मजबूत कर सकेंगे। नहीं तो वो तो तैयार बैठे हैं। आप देखिए कुछ दिनों पहले कृष्णा के संगीत को दिल्ली में जो कराट प्लेस में आयोजन था रोक दिया गया और कई सारे आयोजन पर बंदिश लगा दी गई। ऐसा नहीं है, जगह जगह उनके आदमी बिठा दिए गए हैं। कॉर्पोरेट में भी ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप जो व्यवस्था के खिलाफ कोई चीज है, संगीत क्यों न हो, गायकी क्यों न हो, शास्त्रीय संगीत क्यों न हो, सबको रोक देंगे और रोक रहे हैं। सारे संस्थान पर, जैसा बताया अभी थोड़े पहले साथी ने, कि सारे संस्थानों में अभी के आज के दिनों में संस्कार भारती के रिप्रेजेंटेटिव बैठा दिए गए हैं और वो संचालित करते हैं कि कौन कौन से नाटक होंगे। और बहुत जगहों पे तो नेशनल स्कूल ड्रामा में संस्कार भारती और नेशनल ड्रामा स्कूल के कोलैबोरेशन से कार्यक्रम हुए, जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जो पहले आरोप लगाए थे कि वामपंथी पार्टियों में कि वामपंथी पार्टी डिक्टेट करती है नुक्कड़ नाटक को, वो भी इस तरह का प्रयास नहीं किया होगा वहां की सरकारों ने कभी, जितना प्रयास आज खुल्लम खुल्ला हो रहा है। पिछले दिनों सीए के खिलाफ जब वो पूरे हमारे देश में आंदोलन चल रहा था तो सारे सरकारी संस्थानों में ऊपर से निर्देश आए थे कि जो है नागरिकता के जो विरोधी आंदोलन का चल रहा है इस पे ड्रामा किया जाए जगह जगह। और अभी कोरोना को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। कोरोना को भी एक बनाया जा रहा है कि कोरोना के द्वारा हमने बहुत ही कंट्रोल कर लिया है और कोरोना के द्वारा लोगों के अंदर हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये ऊपर से निर्देश आ रहे हैं और इस निर्देश को पालन करने के लिए पूरे एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी अगर वो कार्य कर रहे हैं ठीक है, हमें भी अपने एक पुरजोर तैयारी करनी पड़ेगी और पुरजोर तैयारी करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। और मुझे लगता है कि जनता के बीच जाना ही अंतिम रास्ता है। वहीं से लोक कलाकारों को रोजी भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी और कला की संतुष्टि भी मिलेगी। विमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं राजेश सर की बातचीत की प्रतिक्रिया में कुछ कहना जरूर चाहता था, लेकिन फिर वो राजेश जी खुद ही लौट के वहां चले गए और उन्होंने मेरा अभिमत जो है उनके वक्तव्य में मतलब शामिल हो गया। लेकिन मैं फिर भी एक बात मेरे मन में उठी अभी अचानक, जैसे सही काम सही वक्त पर सही पीढ़ी आके करती है तो कुछ मौके हम लोगों ने गंवा दिए। जैसे कम्युनिटी रेडियो है, जैसे तो कम्युनिटी रेडियो के बारे में मैंने एक विशेषज्ञ का इंटरव्यू पढ़ा था कि रेडियो कम्युनिटी चलाना बहुत ज्यादा पैसे का खर्च नहीं होता उसमें, और बहुत स्थानीय स्तर पर आप चीजों को एड्रेस कर सकते हैं उस रेडियो के माध्यम से। लेकिन जो कि नहीं है, जैसे सुरुचि, उसका क्या गम वो नहीं है। जो चीजें नहीं हो पाई हैं उनको लेकर के कोई विलाप करने का मेरा मन नहीं है। और बहुत अच्छी बातें हुई हैं इस पूरे डिस्कशन में। बस यही है कि आगे का रास्ता बहुत सांस भर के पूरे उत्साह के साथ तय करना है। परिस्थितियां अगर पेचीदा हैं, मतलब वो देवी प्रसाद मिश्र की एक पंक्ति याद आ गई
कि यथार्थ अगर दबंग है तो कहना भी जंग है, तो कहा जाएगा अपने ढंग से। बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का। राजेश जी, व्योमेश जी, सुभाष जी नहीं है अभी हम लोगों के साथ। बहुत अच्छी रोचक चर्चा हुई और लब्बो लुआब ये है कि जनता के सवालों से केंद्रित करना होगा अपनी कला को। इसी से कला और समाज दोनों का रास्ता निकलेगा। आज की इस चर्चा में जनमत पेज पे जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। तकनीकी कारणों से जहूर भाई नहीं जुड़ पाए, वो होते तो एक एंगल और मिलता, पहाड़ के तमाम सारे अनुभव हम लोगों के बीच आते। लेकिन फिर कभी ये सिलसिला तो अभी थमने नहीं जा रहा है। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। हम लोग इसको यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सब लोगों का शुक्रिया।